नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत परिवहन तंत्र के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम परिवहन या यातायात के जो साधन हैं उनकी बात करते हैं, तो ये परिवहन के साधन या परिवहन व्यवस्था अपने आप में विकसित नहीं होती है। क्योंकि हम देखते हैं भारत की जो भौगोलिक जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है या पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान, पठारी क्षेत्र, वनीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में परिवहन की जो व्यवस्था है वो कमजोर पाई जाती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में आर्थिक जो स्वरूप है इन क्षेत्रों का वो कमजोर है। लेकिन फिर भी भारत में हम परिवहन की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ जो क्षेत्र है या हम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर परिवहन की जो व्यवस्था है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जब हम आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद की परिवहन की व्यवस्था देखते हैं तो अंग्रेज़ों के समय हमारे भारत में रेल और सड़क परिवहन का काफ़ी विकास हुआ। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, रेल मंत्रालय, सड़क मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय, उनके द्वारा हमारे यहाँ परिवहन जो तंत्र है उसका विकास किया गया। और आज हम देखते हैं लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में आपको रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन आदि की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। हम यहाँ भारत के जो परिवहन तंत्र की अगर बात करते हैं उसमें मुख्य रूप से सड़कें, रेल, वायु, जल व्यवस्था, जल परिवहन और पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि का किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि भारत की आज भी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और हमारे लगभग वर्तमान में जो सड़कों की स्थिति देखते हैं वो लगभग सभी गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो पक्की सड़कें ना हो के कच्ची सड़कें हों, लेकिन लगभग सभी गांव सड़कों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। और यह सड़क जो परिवहन है, सड़क के द्वारा जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से सड़क यातायात का लगभग 87.4% और माल यातायात का लगभग 60% सड़क परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। प्रशासनिक या प्रबंध के आधार पर अगर हम सड़क परिवहन की बात करते हैं तो इसको 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। ये 3 वर्ग जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, सीमावर्ती राजमार्ग, इसके अलावा लघु स्तर की हम बात करते हैं तो जिला स्तर पे जो सड़कें पाई जाती हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, जो लघु स्तरीय परिवहन का साधन इनको मानते हैं, इसको शामिल करते हैं। मुख्य रूप से एक अन्य जो राजमार्ग है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम देते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग एक महत्वपूर्ण सड़क का साधन है, परिवहन का साधन है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में जो प्रमुख शहर हैं, मुख्य शहर हैं या आर्थिक रूप से संपन्न जो क्षेत्र हैं, मुख्य बंदरगाह है, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और इनके द्वारा यातायात
और माल परिवहन का कार्य इन राजमार्गों के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव की जो प्रक्रिया है वो भारत सरकार के माध्यम से संपन्न होती है। यहाँ भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर बात करते हैं तो लगभग कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में हैं और इसके अंतर्गत लगभग 96,214 किलोमीटर लंबी सड़कें इन राजमार्गों में पाई जाती हैं या इन राजमार्गों की है। इनके द्वारा लगभग सड़क परिवहन का लगभग 40% जो यातायात है वो संपन्न किया जाता है। राज्य जो मार्ग हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो राज्य में विस्तृत रूप से जो सड़क परिवहन है उसकी जिम्मेदारी, उनका रख रखाव, उनका निर्माण कार्य है, ये राज्य सरकार या जो केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। उनके रख रखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा संपन्न होता है और इनकी लंबाई कुल 146.6 हजार किलोमीटर की है। तो राज्यों में परिवहन का, सड़क परिवहन का एक मुख्य साधन है राज्य राजमार्ग। सीमावर्ती सड़कों की अगर बात करते हैं तो भारत में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सैन्य दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, वहां पर इनका निर्माण और प्रबंधन का जो कार्य है वो सीमा सड़क विकास बोर्ड के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन और सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं और थल सेना की सहायता के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो ये भी सीमावर्ती सड़कें हैं, हमारे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक जो आयोग है उसके तहत समझौता हुआ और विभिन्न देशों को जोड़ने का, सड़क के माध्यम से जोड़ने का इसमें प्रस्ताव लिया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। क्योंकि इसमें हम अगर बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर सुदूर पूर्व एशिया या मध्य एशिया के जो देश हैं वहां तक इनको सड़क के माध्यम से इन देशों को जोड़ने का कार्य इस समझौते के तहत किया जाएगा, जिससे कि इन देशों की जो मुख्य शहर हैं, मुख्य नगर हैं, विभिन्न राजधानियां हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य इस समझौते के तहत किया जाएगा। इनकी लंबाई लगभग 63,500 किलोमीटर की आंकी गई और भारत में इसकी लंबाई 2,860 किलोमीटर की है। सीमावर्ती क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर भी हमारी सड़कें यहाँ इन देशों में विस्तृत है, आवागमन इन सड़कों के माध्यम से किया जाता है। तो एक दूसरे देश को जोड़ने का कार्य इन अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों जो घोषित किया गया है इसके माध्यम से संपन्न होगा। तो महत्वपूर्ण रूप से जो सड़क परिवहन है ये भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे क्षेत्र से बड़े केंद्र की ओर यातायात या जो अन्य जो माल सप्लाई का जो कार्य है वो इनके माध्यम से संपन्न किया जाता है। रेल परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और भारत में सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत हुई वो 16 अप्रैल 1853 में हुई मुंबई और थाने के बीच में। क्योंकि अंग्रेजों का जब शासन था तो रेल मार्गों का काफी विकास भारत में हुआ, तो यहाँ रेल परिवहन की शुरुआत जब होती है तो यहाँ भारत में
जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ मैदानी क्षेत्र वर्तमान में देखते हैं हम, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र आदि में भी रेल परिवहन का काफ़ी विकास हमें देखने को मिलता है। और भारतीय रेल मंत्रालय इसकी निगरानी का काम, रख रखाव का काम या निर्माण का काम रेल मंत्रालय के माध्यम से संपन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर रेल परिवहन की बात करते हैं तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद में भारत का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे के अंतर्गत आता है। यानी हम विश्व में रेल परिवहन के मामले में चौथा स्थान रखते हैं। वर्तमान में रेलवे की जो व्यवस्था है उसमें 7,500 स्टेशन भारत में स्थित हैं और लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भारत में बिछी हुई है। एक महत्वपूर्ण हम बात करते हैं, दृष्टिहीन जो व्यक्ति हैं उनके लिए भारत सरकार ने एक रेलवे स्टेशन की शुरुआत की और जो कि मैसूर में स्थित है। यानी भारत का प्रथम दृष्टिहीन रेलवे स्टेशन मैसूर में स्थापित किया गया। और हम रेल मंत्रालय के विजन की अगर बात करते हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय का विजन, भारत का रेल मंत्रालय भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि 1% का योगदान ये देता है और इसको बढ़ाकर 3% का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने या भारत सरकार ने रखा है। रेल विजन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो आगामी जो 10 वर्ष है उसमें राजस्व बढ़ाने की योजना रखी और यह राजस्व लगभग 10% वार्षिक दर से इसको बढ़ाने की योजना इस विजन में रखी गई। क्योंकि इस गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है और इससे पहले भारत का ही खड़गपुर सबसे बड़ा प्लेटफार्म था। तो रेल परिवहन की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में रेल परिवहन का एक मुख्य साधन है जो यातायात और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 में हुई और वायु परिवहन के द्वारा हम अंतर्राज्यीय अपने आस पड़ोस के जो देश हैं उनमें हमारी जो विमान सेवा है इंडियन एयरलाइंस, उसके माध्यम से ये परिवहन संपन्न होता है। जबकि दूर देशों में जो हवाई परिवहन की सुविधा है वो एयर इंडिया के माध्यम से संपन्न की जाती है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम है प्राधिकरण, वो बड़े जो हवाई अड्डे हैं उनके रखरखाव का कार्य इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। एक महत्वपूर्ण योजना वायु परिवहन के अंतर्गत यहाँ रखी गई जिसको हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफी मात्रा में हवाई जो क्षेत्र हैं उनमें होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने से संबंधित जो विभिन्न विधियां हैं उनका प्रयोग इन या ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वहां किया जाएगा। और भारत का जो हैदराबाद शहर है वो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है इसको एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसको बनाया गया और जोधपुर को भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो एक महत्वपूर्ण योजना ये भारत सरकार की गगन परियोजना की अगर बात करते हैं तो जीपीएस आधारित जो नेविगेशन है उसमें लागू करने की योजना पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड है उसकी अगर बात करते हैं तो अग्रणी हेलीकॉप्टर ये कंपनी जो कि तेल और प्राकृतिक जो निगम है उसको तेल संबंधी जो अन्वेषण है उसकी सहायता के लिए ये उपलब्ध कराए गए भारत सरकार के द्वारा।
तो वायु परिवहन भी एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन। हम बात करते हैं जल परिवहन की, तो आंतरिक रूप से हमारी जो नदियां हैं, क्योंकि जल परिवहन सस्ता परिवहन का साधन है, अधिक हम माल परिवहन इसके माध्यम से कर सकते हैं, सस्ता भी होता है, अधिक माल की सप्लाई हम इस परिवहन के माध्यम से कर सकते हैं। तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नदियों में जो जल मार्ग है, नदियों के जो जल मार्ग हैं, उनके माध्यम से भी व्यापार संपन्न होता है, परिवहन के कार्य संपन्न होते हैं। और ये नदियों के जो नौगम्य जल मार्ग हैं, उनकी लंबाई भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर है। जैसे हुगली नदी है, अपनी जो महानदी है, तो कुछ जो नदियां हैं, गंगा नदी में भी जल मार्ग का निर्माण किया गया है, नौगम्य जल मार्ग का निर्माण किया गया। वहां पर भी छोटे स्तर पर जो यातायात इनके माध्यम से संपन्न होता है। परिवहन, जल परिवहन की हम बात कर रहे हैं तो भारत में कुल मिलाकर 13 बड़े बंदरगाह स्थित हैं और लगभग 200 मध्य और जो छोटे बंदरगाह हैं वो स्थित हैं। पूर्वी तट की अगर बात करते हैं तो तूतीकोरन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। जबकि पश्चिमी तट पर अगर हम बात करते हैं तो कांडला है, मुंबई है, नाहवा है, सेवा, न्यू मंगलुरु, कोचीन और मर्मगोवा, ये मुख्य भारत के बड़े बंदरगाह हैं जो पतन के कुल यातायात का 3/4 भाग का संचालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इस जल परिवहन के माध्यम से बड़े स्तर पर संपन्न होता है। एक जल परिवहन के अंतर्गत सागरमाला परियोजना की आधारशिला रखी गई और इस योजना में भारत के जो छोटे बड़े बंदरगाह हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य इसके अंतर्गत रखा गया ताकि व्यापार को हम बढ़ा सकें। तो जल परिवहन भी एक महत्वपूर्ण भारत में साधन है। पाइपलाइन के द्वारा हम परिवहन की अगर बात करते हैं तो चूंकि भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है, हम विदेशों से भी आयात करते हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर पहुंचाने में यातायात में बड़ा खर्च आता है। तो इसके लिए पाइपलाइनों के माध्यम से इनको उत्पादित स्थल या आयातित स्थल से जो तेल शोधन कारखाने हैं उस तक पहुंचाने का कार्य पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। और एक क्षेत्र जो जिसको हम कुद्रमुख से मैंगलोर तक जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से लोहा एस का परिवहन भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से तेल और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनसे उत्पादित अन्य जो पदार्थ हैं उनका परिवहन पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ मुख्य जो पाइपलाइन है अगर हम उनकी बात करते हैं तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर ये भारत की मुख्य पाइपलाइन परिवहन योजना जो लगभग 1750 किलोमीटर लंबी और यह 6 उर्वरक संयंत्रों और 30 ऊर्जा संयंत्रों को प्राकृतिक जो गैस है उसकी सप्लाई और पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनकी सप्लाई का कार्य इस पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। सलाया गुजरात से मथुरा तक जो पाइपलाइन है वो 1269 किलोमीटर लंबी, कांडला से मथुरा तक पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। मथुरा जो तेल शोधनशाला है वहां तक परिवहन किया जाता है। बरौनी, हल्दिया, लकवा, रुद्रसागर ये असम तेल क्षेत्र से जो पेट्रोल पदार्थ का उत्पादन होता है उसको बरौनी रिफाइनरी तक पहुंचाने का कार्य इस पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। मुंद्रा गुजरात से दिल्ली तक की जो पाइपलाइन है वो 1054 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन इसमें किया जाता है। पारादीप हल्दिया जो 330 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो पारादीप हल्दिया बरौनी रिफाइनरी को आपस में जोड़ने का काम करती है। ओमान से भारत में
पाइपलाइन बिछाई गई है जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन दक्षिण राज्यों की गैस की पूर्ति का कार्य इस पाइपलाइन के माध्यम से संपन्न होता है। म्यांमार के अराकान से मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश से कोलकाता तक पाइपलाइन का विस्तार या निर्माण किया जा रहा है। एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और भारत पाइपलाइन को जोड़ने का काम इन तीनों देशों में किया गया। लगभग 1680 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन जगदीशपुर, फूलपुर और हल्दिया ये पाइपलाइन गैल के द्वारा निर्मित और लगभग 2050 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। दाभोल बंगलुरु गैस पाइपलाइन गैल के द्वारा इसका निर्माण किया गया और लगभग 1000 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन। तो हमने भारत में जो परिवहन के जो साधन हैं, विभिन्न साधन हैं, उनके बारे में हमने बात की, क्योंकि हर एक परिवहन का साधन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और अपने क्षेत्र विशेष में इनका अपना अलग महत्व होता है और इसके माध्यम से भारत आर्थिक रूप से संपन्न होता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, क्योंकि यातायात और माल परिवहन का कार्य इन परिवहन के साधनों के द्वारा संपन्न होता है। तो धीरे धीरे हमारा देश परिवहन के हिसाब से लगातार वृद्धि कर रहा है और इसके कारण से एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र की जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। धन्यवाद।